प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th की फिजिक्स में मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। जी हां, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे पिछले चौथे वीडियो लेक्चर का एक कंटिन्यूड वर्जन है। नो डाउट कि आज की बातें अपने आप में थोड़ी नई बातें होने वाली है, लेकिन आज की बातों को डिटेल में समझने के लिए इससे पहले वाली बातों का आना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट बेहद जरूरी है। एक बच्चा बोला मतलब आप कहना क्या चाहते हो, सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते? तो वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे थर्मोडायनेमिक सीरीज के वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं, क्लासेस को लगातार सीरियसली, हाँ ये सीरियस वाली जो कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली अटेंड करते आ रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अपने पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है जीरोथ लॉ, क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्या मतलब है जीरोथ लॉ का और क्या मतलब है फर्स्ट लॉ का। एक बच्चा कहता है सर बातों बातों में आगे बढ़ने से पहले रिवाइज ही करा दो, तो चलो आपकी ये मनोकामना भी पूरी कर देता हूं, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, खुद को पहले वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ, फिर लौट के इस वीडियो लेक्चर में खुशी खुशी आओ। रोक कौन रहा है? तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा है उन्हें याद दिला दूं कि जीरोथ लॉ फिजिक्स में पढ़े जाने वाला एक ऐसा लॉ है जो थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के काफी समय के बाद आया। लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूं, अब मैं सीधा मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। जीरोथ लॉ is basically a law that explains the concept of temperature. Zeroth law establishes the importance of temperature in the dunya of physics, whereas the first law of thermodynamics establishes the concept of इंटरनल एनर्जी इन द दुनिया ऑफ फिजिक्स। और साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फिजिक्स की दुनिया में इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, हीट और वर्क डन, ये सबको मिलाकर बताने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास करता है। अब सवाल ये आता है सर ठीक है आपकी बात मान गए, तो फर्स्ट लॉ ने कहा क्या था? ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट लॉ कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सपोर्ट करता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जब एक तरीके से दी जाती है तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कहीं जाया नहीं जाती, रादर किसी दूसरी फॉर्म में कहीं ना कहीं काम आ जाती है। और ये बात आपको मैं बता चुका हूं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, जहां पे dq का मतलब है किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम के साथ किया गया हीट का बदलाव। अब हीट का बदलाव दो तरीके से हो सकता है, एक सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाकर, एक सिस्टम का टेम्परेचर घटाकर, यानी एक किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर कर एक किसी सिस्टम से हीट लेकर। एक बच्चे ने कहा आप सिस्टम से हीट कैसे लोगे? सिस्टम से हीट तो आप तब लोगे ना जब सिस्टम के पास पहले से हीट होगी। हाँ मैं ये मान रहा हूं कि जब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तब हमारे पास हीट ज्यादा है, सिस्टम के पास कम है, इसलिए हम उसे दे रहे हैं। लेकिन जब हम हीट ले रहे हैं तब सिस्टम के पास हीट ज्यादा है, हमारे पास कम है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो हीट का फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोसेस के दौरान ये कुछ हो ही ना, हाँ एडायबेटिक प्रोसेस हो सकता है, मैंने ये बात बताई है। मतलब सिंपल है कि dq दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक बच्चे ने कहा सर ये साइन कन्वेंशन क्यों बताने लग गए आप? याद करो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में साइन कन्वेंशन का जिक्र किया था कि सिस्टम में dq, du और dw में से dq, du और dw ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए समझना जरूरी है कि ये कैसे और किस दिशा में और किस कारण से और किस तरीके से बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, या कब ये पॉजिटिव कहलाएंगे या कब ये नेगेटिव कहलाएंगे। तो dq पॉजिटिव तब होता है जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, यानी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। dq नेगेटिव तब होता है जब हम सिस्टम से हीट लेते हैं या सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। dw पॉजिटिव तब होता है जब सिस्टम एक्सपैंड करता है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। कोई भी गैस अगर एक्सपैंड कर रही है, कंडीशन अप्लाई, सावधान, बीच में फिजिक्स की बातों को सुनते सुनते केमिस्ट्री के ख्यालों में ना जाएं, वरना अगर जाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वहां की बातें थोड़ी सी अलग हैं। इसलिए फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स की बातों को सुनते समय
केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स की बातों को थोड़ा सा साइड रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, साइन कन्वेंशन में अल्टा पल्टी है। कमिंग बैक टू जो मैं कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि वर्क डन पॉजिटिव होता है जब कोई गैस एक्सपैंड करती है, वर्क डन नेगेटिव होता है जब हम किसी गैस पे प्रेशर लगाते हैं। एक बच्चा बोला इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से जब घर में आलू उबल जाते हैं तो कुकर की सीटी बजती है, इसका मतलब सिस्टम यानी कि आलू ने काम कर लिया। बिल्कुल सही, सीटी बजना अपने आप एक सबूत है कि अंदर का काम हो गया है, यानी कुकर के सीटी के बजते ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अंदर जो चीज पक रही थी वो पक चुकी है। आप कुकर खोल के देख लो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो चावल हो, या जो भी चीज आप पका रहे हैं वो वर्क डन हो गया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार किसी भी सिस्टम का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी उसे हीट देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो इंटरनल एनर्जी du पॉजिटिव तब होती है जब सिस्टम में हीट जाती है, और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव तब होती है जब सिस्टम से हीट आती है। मतलब कि अगर कोई सिस्टम ठंडा हो रहा है समय के साथ साथ, हाँ मतलब कि अगर कोई सिस्टम ठंडा हो रहा है समय के साथ साथ, ठंडा होने का मतलब कूल डाउन हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि उसकी हीट का लॉस हो रहा है। ये सारी बातें पुरानी बातें हैं। अब एक बच्चा बोला हाँ सुन के तो ऐसा ही लग रहा है, ये तो हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी सुनी है, तो फिर आज क्यों दोहराई मास्टर जी? ऐसा इसलिए कि आज हम इन बातों को रिटन फॉर्मेट में स्टडी करेंगे। टुडेज वीडियो लेक्चर इज एंटायरली अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि भाई ये जो आपने पढ़ाया है ये थर्मोडायनेमिक्स में कैसे काम आता है। अब आप सोचो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े जाने वाला कोई एक प्रोसेस तो है नहीं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। हर प्रोसेस में अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं। एक बच्चा बोला वो कैसे, अलग अलग प्रोसेस कैसे हुए? एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया का मतलब क्या है? सिंपल ऐसी दुनिया जहां हीट का बदलाव हो रहा है, जहां टेम्परेचर का फेरबदल हो रहा है, जहां इंटरनल एनर्जी का बदलाव हो रहा है और कुछ वर्क डन हो रहा है। और फर्स्ट लॉ ये बात कह चुका है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये बातें तो आपको याद है, और अगर याद है तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको यही पता चलेगा कि कैसे पुरानी बातें काम आ रही हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अलग अलग तरह के होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां सिस्टम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। एक बच्चा बोला हाँ मुझे याद आया, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सिस्टम, या एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां सिस्टम अपनी वॉल्यूम कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। एक बच्चा बोला हाँ मुझे ये भी याद आया, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक ऐसा भी सिस्टम होता है जहां सिस्टम में ना तो हीट जाती है ना सिस्टम से हीट बाहर आती है। हाँ मुझे याद आया, एडायबेटिक प्रोसेस। तो चलिए पहले इन्हीं का जिक्र कर लेते हैं, फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा मन किया तो उसका भी जिक्र मैं जरूर करूंगा। साथ ही साथ आपको एक बात और याद होनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, कि dq इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा t, जहां पे m इज द गिवन मास, C is the specific heat and delta T is the change in temperature and dq is the heat supplied। specific heat का टॉपिक आप सब जानते हैं, तो आप सबको आता है, आप सबको पता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक एप्लीकेशंस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें तो पता लग चुका है कि भाई होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। साइन कन्वेंशन में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए सबसे पहली एप्लीकेशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है। तो मैं जो बोल रहा हूं ना उस पर ज्यादा फोकस करना। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी सिस्टम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, अपना टेम्परेचर सामान्य रखने की कोशिश करता है। यानी अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करी तो वो उसे घटाने की कोशिश करेगा, और अगर आपने घटाने की कोशिश करी तो वो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आपने गेन कराया तो वो लूज कराने की कोशिश करेगा, और अगर आपने लूज कराया तो वो गेन कराने की कोशिश करेगा। यानी कुछ भी कह लो,
सिस्टम में हीट का एक्सचेंज तो होगा, ऑब्वियसली बात है भाई। अगर मैं हीट गेन कर रहा हूं और उसे मैं लॉस करने का मौका नहीं दूंगा तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो डीक्यू तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में डीक्यू नहीं होगा। सो डीक्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। लेकिन आपको नहीं लगता कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर वापस से अपनी नॉर्मल स्थिति पे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का तो बदलाव हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही। यानी मैं कह सकता हूं कि इस प्रोसेस में सिस्टम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। सिस्टम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। देयरफॉर उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता। दैट इज सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, du इज इक्वल टू शून्य। If du is equal to शून्य, then dq is equal to du plus dw. But du तो शून्य, therefore dq is equal to dw। यानी मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का हर बदलाव वर्क डन में काम आ जाता है। यानी whatever heat exchange is going to take place, that will be utilized in doing some work either by the system or on the system। ये बात एक कंक्लूजन वाली बात है। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपको ये बात समझ आनी चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल कैसा आएगा, मैं अभी तक उस पे नहीं गया हूं। मैं अभी आपको वो समझा रहा हूं जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। तो पहले वो तो समझ लो जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। जब सारी बातें पूरी हो जाएंगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसा आएगा और कैसे करना है। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन जो हमने स्टडी किया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आओ सेम चीज अगर हम अब आइसोथर्मल के लिए स्टडी ना करके एक नए प्रोसेस के लिए स्टडी करें, यानी कि अगर मैं यही सेम चीज एडायबेटिक प्रोसेस के लिए स्टडी करूं, एडायबेटिक प्रोसेस, तो एडायबेटिक प्रोसेस में सुनना मेरी बात, इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। रैदर सभी पैरामीटर्स को बदलने का मौका मिलता है। बस सभी पैरामीटर्स में मतलब यहां से प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है। मतलब प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगी। प्रेशर P1 से P2 जा सकता है, वॉल्यूम V1 से V2 जा सकती है, इनफैक्ट टेंपरेचर भी T1 से T2 जा सकता है। यानी सिस्टम में बदलाव आएगा। लेकिन आप ये सोचो कि सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मींस dq इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर dq इज इक्वल टू du प्लस dw अगर हुआ तो dq तुम तो 0, देयरफॉर du प्लस dw, और मैं लिख सकता हूं कि du इज इक्वल टू माइनस dw और dw इज इक्वल टू माइनस du। एक बच्चा कहता है मैं कुछ समझा नहीं भैया, ये क्या चीज है? इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। का वर्क डन, और इसे हम कहेंगे कंप्रेशन का वर्क डन। एक बच्चा कहता है सर मैं नहीं समझा, मुझे बताओ कि ये क्या चीज है और ये कैसे हो रहा है। देखो, सुनो, समझो, जानो, परखो, फिर पहचानो। देखो प्रोसेस dq इज इक्वल टू 0 है, ये समझ आया आपको कि एडायबेटिक है, ना हीट जा रही है ना हीट आ रही है। मतलब कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw में dq अगर 0 है तो du इज इक्वल टू माइनस dw होगा या फिर dw इज इक्वल टू माइनस du होगा। साइन कन्वेंशन के अनुसार याद रखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था।
कि जब DW पॉजिटिव होता है इसका मतलब सिस्टम धक्का लगा रहा है। अब सिस्टम जब धक्का लगा रहा है तो पार्टिकल पास आ रहे हैं, पार्टिकल दूर जा रहे हैं, पार्टिकल दूर जा रहे हैं, पार्टिकल दूर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब वो वर्क डन कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं सिस्टम ठंडा हो रहा है, यानी सिस्टम कूल डाउन कर रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं कूल डाउन, यानी इसे हम कहते हैं कूलिंग डाउन ऑफ सिस्टम। और जब सिस्टम कूल डाउन करेगा, जब सिस्टम ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम है, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, एंड वाइस वर्सा। इसमें हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हैं, हम प्रेशर लगा रहे हैं तो पार्टिकल पास आ रहे हैं, पार्टिकल पास आ रहे हैं तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो DU पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है इसलिए -DW है। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसमें हम कहते हैं कंप्रेशन का वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसे कहा जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। एंड ये एक्सपेंशन का वर्क डन बाय द सिस्टम। प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, कंडीशन से अप्लाई, केमिस्ट्री से कंफ्यूज मत करना, ना होना। आइए बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, जिसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम का बदलाव नहीं होगा, दैट इज dV इज इक्वल टू 0। हमें पता है, एक बच्चा बोला क्या पता है, कि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हां भाई पता है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स इनटू एरिया होता है, एंड फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया होता है। अरे ठीक है, इसे जब यहां पुट करेंगे और इसे DW बनाएंगे तो DW इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को बनाएंगे dx, और ये A इंटू dx बनता है dV। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है dW इज इक्वल टू PdV। क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, चीजों का ना मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। कहां से आई ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वही मैंने ये करके दिखाया कि dW अगर PdV है। अब सुनना मेरी बात, अब हम जानते हैं आइसोकोरिक की बात करो, ये इधर की बात है तो आइसोकोरिक तेरी बात यहां लिख रहा हूं। तो देखो, सिंस dQ इज इक्वल टू du प्लस dW और dQ इज इक्वल टू du, dW तेरी जगह, dW तेरी जगह PdV। सिंस dV is equal to 0, therefore dQ is equal to du plus P into 0, और मैं लिख सकता हूं कि dQ is equal to du। that is आइसोकोरिक प्रोसेस में, that is आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का बदलाव, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का बदलाव इज रिस्पॉन्सिबल, हीट का बदलाव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एनर्जी का बदलाव, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एनर्जी का बदलाव। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मैं आगे से हट रहा हूं, देखो तसल्ली से देखो, पूरे बोर्ड को घूरो, जो मैंने है बताया उसे अच्छे से देखो। क्या हर एक बच्चे को मेरे द्वारा बताए जाने वाली बात समझ आ रही है? आपके सामने मैंने 3 प्रोसेस का ही जिक्र किया है। अभी टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस टॉपिक में मैंने सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करी, दूसरे नंबर पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी, और तीसरे नंबर पे आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करी। और कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी अभी बाकी है। तो जो मुझे अभी आपको बताना बाकी है वो बताने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा, और वो बताने के लिए मुझे ये मिटाना होगा। लेकिन उस मिटाने को कामयाब बनाने के लिए मुझे आपकी इजाजत को पाना होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अब मुझे सपना तो आएगा नहीं कि आपकी इजाजत है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूं कि आपको ये चीज समझ आ रही है। लेकिन एक बार तो आपके चेहरे की हंसी मेरे दिल को छू जाएगी और मुझे पता लग ही जाएगा कि आपको बातें समझ आ गई। तो फिर भी एक बार आप मन की तसल्ली पूरी कर लीजिए, अपना टॉपिक अच्छे से देख लीजिए, और अगर ये तीनों बातें, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलता हूं, आगे की बात सुनना, जो मैं हूं बता रहा उसे तुम चुनना, इस बात को चुन के क्वेश्चन तुम करना, प्रैक्टिस करके परफेक्ट तुम बनना। चलिए आइए जोक्स अपार्ट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने 3 प्रोसेस का जिक्र किया और 3 प्रोसेस की बातें बताई। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आओ, आइसोथर्मल बताया, ए डायबिटिक बताया, आइसोकोरिक बताया। आओ बात करें किसकी? आइसोबेरिक की। आइसोबेरिक की, आइसोबेरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है का मतलब हुआ, मतलब वॉल्यूम का बदलाव होता है। मतलब वॉल्यूम का बदलाव होता है उस हीट के कारण जो सिस्टम में या तो जाती है, या फिर सिस्टम से आती है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है पानी का उबलना। एक बच्चा कहता है पानी का उबलना, मतलब यार पानी के उबलने में हम ये मान के चल रहे हैं कि जब तक पानी पूरी तरह नहीं उबलेगा तब तक उसके प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पानी का उबलना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट के गेन से लिक्विड वेपर स्टेट में जाता है। वेपर स्टेट में जाता है। दैट इज वॉल्यूम का बदलाव साफ नजर आता है। अब ये कोई बर्फ का पिघलना नहीं है। बर्फ के पिघलने में हम ये मान के चलते हैं कि वॉल्यूम का बदलाव बहुत कम हो रहा है, लेकिन पानी के उबलने में आप ये मान लो कि पानी का वॉल्यूम नहीं बदल रहा, ये गलत है। पानी के उबलने के प्रोसेस में पानी का वॉल्यूम का एक्सपेंशन साफ आंखों से दिखाई देता है, लेकिन बर्फ के पिघलने के बाद पानी के बनने के प्रोसेस में वॉल्यूम का एज सच इतना एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो वहां हम 0 मान लेते हैं, यहां नहीं मान सकते, याद रखिए। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा लेट dq be the amount of heat supplied to m gram of a given matter such that डेल्टा T यानी टेम्परेचर का बदलाव 1 डिग्री सेल्सियस हुआ ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अबे पानी उबलेगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही तो काम में आएगी, याद करो। therefore dq is equal to m into l into delta t। और प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, dq is equal to ml। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आ रही है कि dq is equal to ml कैसे हुआ। याद करो, मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का टॉपिक पढ़ाया है और dq is equal to m into c into delta t बहुत अच्छे से बताया है। वही बातों को उठा के यार मैंने फिर यहाँ पे दोहराया है। आई होप मेरे बच्चों को समझ आया है। तो अगर dq is equal to ml, अब सुनना मेरी बात। now dq is equal to du plus dw। सुनना। so therefore dq की जगह मैंने लिखा ml is equal to du। dq की जगह लिखा ml is equal to du प्लस dw की जगह लिखा pdv। या फिर मैं लिख सकता हूं ml is equal to du प्लस p v फाइनल माइनस v इनिशियल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। मैं कहता हूं कि एक बार देख लीजिए, घूर लीजिए, है मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। भाई चल क्या रहा है यार, एप्लीकेशन चल रही है किस चीज की? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। कहां चला दी? आइसोथर्मल में समझा दी,
आइसोथर्मल के बाद एडायबेटिक में समझा दी, एडायबेटिक के बाद आइसोकोरिक में समझा दी, आइसोकोरिक के बाद आइसोबेरिक में लेकर आ गया। अब बचा क्या? प्रोसेस तो देखो बहुत सारे हैं, कहने को तो मेल्टिंग भी है, कहने को तो बॉइलिंग भी है। एक बच्चा कहता है सर मेल्टिंग तो चलो ठीक है, बॉइलिंग की बात क्यों कर रहे हो? बॉइलिंग तो यहां फिक्स हो गया। हाँ, बॉइलिंग का प्रोसेस एक तरह से देखा जाए तो आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो आइसोबेरिक में ये सेम एक्सप्रेशन वर्क्स फॉर बॉइलिंग। मैं यहां पर लिख रहा हूं सेम एक्सप्रेशन वर्क्स फॉर बॉइलिंग प्रोसेस, यानी बॉइलिंग में भी ये काम आता है। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो आइसोबेरिक की बात करी और देखा जाए तो बॉइलिंग की भी बात हो गई साथों साथ। आओ बात करते हैं मेल्टिंग की। हमारा अगला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या हो रहा है? एक बच्चे ने कहा क्या हो रहा है? बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघल के पानी बन रहा है। बट डू यू रियली थिंक कि बर्फ के पिघलने के बाद पानी के बनने की प्रक्रिया, बर्फ के पिघलने के बाद पानी के बनने की प्रक्रिया में वॉल्यूम का बदलाव क्या उतना ज्यादा है जितना पानी के उबलने के बाद भाप बनने की प्रक्रिया में है? सुनो, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। आपको क्या लगता है बर्फ के पिघलने के बाद पानी के बनने की प्रक्रिया में वॉल्यूम का बदलाव क्या उतना ज्यादा है जितना पानी के उबलने के बाद भाप बनने की प्रक्रिया में है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। यानी पानी के उबलने के बाद भाप बनने की प्रक्रिया में वॉल्यूम का बदलाव ज्यादा है। यहां एज सच नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन मेल्टिंग प्रोसेस द बदलाव ऑफ वॉल्यूम इज नॉट मच सिग्निफिकेंट। द बदलाव ऑफ वॉल्यूम इज नॉट मच सिग्निफिकेंट, यानी बर्फ के पिघलने का प्रोसेस में पानी का बनना और उसकी वॉल्यूम के बदलाव में आना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। Therefore, dW is equal to PdV is equal to 0 और dQ is equal to du plus dW में एक तो शून्य है। Therefore, dQ is equal to du। यहां पे मैं सेम बात कह सकता हूं कि सिस्टम में प्रोवाइड की गई या सिस्टम को दी गई या सिस्टम से ली गई कोई भी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बदलने में काम आती है। और यहां पे भी dQ लिखा जा सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की टर्म में, जैसे यहां लिखा जा रहा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की टर्म में। तो dQ मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं सिंस dQ is equal to ml, therefore ml is equal to du। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार घूर लीजिए, दो बार पूछ लीजिए, है मन में कोई सवाल तो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बुन लीजिए। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो एप्लीकेशन है उसके मैंने सभी प्रोसेसेस का यहां जिक्र किया कि भाई किस प्रोसेस में dQ is equal to du plus dW काम कर रहा है। एक बच्चे ने कहा मास्टर सब में तो ये काम ही नहीं कर रहा, यानी किसी किसी केस में dQ सिर्फ du लेके आता है, किसी किसी केस में dQ सिर्फ dW लेके आता है और किसी किसी केस में तो dQ खुद ही गायब हो जाता है। हाँ जी, आप अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ चुके हो, आप अच्छी तरह से ये सारी बातें अपने दिमाग में बिठा चुके हो। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि dQ is equal to du plus dW 100% परफेक्ट नहीं है। यहां से शुरू होता है सिलसिला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कमियां निकालने का। जी हां, यानी आज अगर मैंने आपको एप्लीकेशंस कराई हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको लिमिटेशंस कराऊंगा। और मेरी एक छोटी सी सजेशन है, क्योंकि मैंने कहा ना ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल में काम आते हैं, तो एक बच्चे ने मुझे कहा सर प्रैक्टिस भी आप ही करा दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़े सिंपल है यार, अगर सब कुछ मैं करा दूंगा तो आप खुद क्या करोगे। इसलिए मेरी सजेशन है कि चाहे दिन हो या हो रात, बस मान लो मेरी एक छोटी सी ये बात कि आपको करनी है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किताब को रख के अपने साथ। हाँ जी, ये बात बहुत जरूरी है। सो प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, विद दिस वीडियो लेक्चर आई हियर बाय रैप अप द टॉपिक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस अभी बाकी है, बहुत जल्द लौट कर आऊंगा
अगले वीडियो लेक्चर में आपको वो टॉपिक समझाऊंगा। करना है थोड़ा सा इंतजार, मत करिएगा अपना समय बेकार। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपने आज का अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू।